तो कहानी की शुरुआत गैरीबंग डिस्ट्रिक्ट के एक मार्केट से होती है, जहां दो आदमी झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा कब गाली गलौज से बढ़ते बढ़ते चाकू छुरी तक पहुंच गया, ये किसी को पता नहीं चला। पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें यार। ऐसी सिचुएशन से उनका कभी सामना तो हुआ ही नहीं था। तब एक आदमी वहां पर आया जो फोन पर बात करने में बिजी था। फोन पर लगे लगे ही उसने बदमाशों को काबू में कर लिया। ये आदमी डोंगसू था, जो गैरीबंग डिस्ट्रिक्ट का एक बेहतरीन पुलिस वाला था। डोंगसू एक ऐसे केस की छानबीन करने आया था जिसमें किसी पर चाकू से हमला किया गया था। जिस पर हमला हुआ था वो कोई सीधा साधा इंसान नहीं था, बल्कि वेनम गैंग का मेंबर था। इस गैंग मेंबर पर ईसू गैंग के लोगों ने हमला किया था। दूसरी तरफ वेनम गैंग का असिस्टेंट पार्क फोन पर बिजी था। उसने अपने बॉस छंगे को बताया कि वो लोग ईसू गैंग से बदला लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ईसू गैंग के मेंबर ने ही उनके आदमी को चाकू घोंपा था। वो लोग हमला करने के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में डोंगसू और बाकी पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। डोंगसू ने उन लोगों से वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शहर में कोई खून खराबा हो। लेकिन गैंग के लड़कों ने उसकी बात नहीं सुनी। जवाब में डोंगसू ने उनमें से एक को जमकर पीट डाला। मामला बढ़ता देख वेनम गैंग का बॉस वहाँ पर पहुंच गया और उसने डोंगसू से बातचीत की। इसके बाद डोंगसू उस आदमी को पकड़ने गया जिसने वेनम गैंग के लड़के को चाकू मारा था। जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो उन लोगों ने उसे धमकाने की कोशिश की, लेकिन धमकी का जवाब पुलिस ने मारपीट से दिया। जिस बदमाश को वो पकड़ने आए थे वो भागने लगा। उसने डोंगसू को बहुत दौड़ाया। बदमाश अनजाने में डोंगसू की अच्छी खासी एक्सरसाइज करवा रहा था। आखिरकार डोंगसू ने उसे पकड़ ही लिया। बदमाश उसे चाकू दिखाकर डराने लगा, तो डोंगसू ने उससे बड़े प्यार से चाकू देने के लिए कहा, पर जब वो माना नहीं तो डोंगसू ने उसकी जमकर धुलाई कर दी। उसकी हालत देखकर पुलिस वालों को डर लगने लगा कि कहीं वो मर ना जाए। दूसरी तरफ कुछ चीनी गुंडे वेनम गैंग के एक मेंबर को टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि उसने उनसे उधार लिया था और अब पैसा वापस नहीं कर रहा है। ये चीनी उससे लिए गए पैसे के बदले डबल रकम वापस मांग रहे थे। इन चीनियों का बॉस जेजुन था। जेजुन ने वेनम गैंग के बंदे को एक डील ऑफर की। डील ये थी कि अगर वो अपनी उंगली कटवा ले तो वो लोग उसका 3 लाख का कर्जा माफ कर देंगे। बेचारा वो बंदा उनके सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा था कि वो लोग बिना लोन मांगे ही उसे डिस्काउंट देने लगे। फिर वो उसे लगातार हथौड़े से मारने लगे। इसी बीच पुलिस स्टेशन में डोंगसू ईसू गैंग के पकड़े हुए बदमाश से पूछताछ कर रहा था। उसने अपना मुंह बंद कर रखा था। उसका मुंह खुलवाने के लिए पुलिस वालों ने उसे थोड़ी हेड मसाज देने का फैसला किया। थोड़ी मसाज के बाद ही उसने सारी बातें उगल दी और उसी वक्त उनका कैप्टन वहां पर आ गया, जो बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि उनके इलाके में दिन पर दिन अपराध बढ़ता ही जा रहा था। इसी वजह से उसका प्रमोशन भी रुक गया था। सुबह सुबह कैप्टन की चिकचिक से डोंगसू का दिमाग खराब हो गया और उसने ठान लिया कि वो अभी के अभी ये मामला निपटा देगा। वो तुरंत ईसू गैंग के लीडर से मिलने उसके जुआ खेलने के अड्डे पर पहुंच गया। रास्ते में बॉडीगार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन डोंगसू ने उसे भी अच्छे से सबक सिखा दिया। वो अंदर जाकर ईसू गैंग के लीडर से मिला, जिसका नाम पोपला था। ये पूरा बखेड़ा खड़ा करने के लिए पुलिस ने उसे भी अच्छी खासी मसाज दे दी। डोंगसू ने टकले के ऊपर दबाव बनाया कि वो वेनम गैंग के लीडर के साथ दोस्ती कर ले। पुलिस ने दोनों गैंग लीडर्स को एक साथ बिठा दिया। टकला और वेनम गैंग के लीडर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, फिर भी डोंगसू के डर से दोस्त बनने की एक्टिंग करने लगे। पुलिस वाले ने कैप्टन को दिखाने के लिए उनकी दोस्ती की एक फोटो भी ले ली। डोंगसू को लगा कि इन गैंगस्टर्स की दोस्ती के कारण शहर में शांति बनी रहेगी। फिर कुछ समय बाद वेनम ग्रुप के बॉस के पास एक कॉल आई। ये उसी गैंग के मेंबर की कॉल थी जिसे चीनी लोग पैसे के लिए टॉर्चर कर रहे थे। ये सुनते ही वेनम गैंग का बॉस छंगे वहां पर पहुंच गया। जब उसे पता चला कि जेजुन उसके आदमी से 20 लाख की जगह 1.5 करोड़ रुपए मांग रहा था, तो छंगे ने उसके मुंह पर ही थूकते हुए कहा कि तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। उसका इस तरह ज्यादा कूल होना उसे भारी पड़ गया, क्योंकि जेजुन इंसान के रूप में एक शैतान था। उसने छंगे की गैंग के सामने ही उसे बुरी तरह पीट डाला और फिर उस आदमी को भी मार डाला जिसने उनसे उधार लिया था। अब सारे पैसे चुकाने की जिम्मेदारी वेनम गैंग के असिस्टेंट पार्क की थी। उसी रात से जेजुन वेनम गैंग का नया बॉस बन गया। इधर डोंगसू कोरो के बार में जाता है, जहाँ के मालिक ने उसका अच्छे से स्वागत किया। बार के मालिक और उसकी सबसे खास लड़की ने डोंगसू के साथ मक्खनबाजी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें डर था कि पुलिस कहीं इस जगह को बंद ना कर दे। इसलिए वो डोंगसू की बहुत ही अच्छी खातिरदारी कर रहे थे। इसी बीच जेजुन और उसके साथी भी वहाँ पर आ गए। इधर लड़कियों ने ऑन ड्यूटी डोंगसू को जबरदस्ती दारू पिलाई और डोंगसू ने भी खूब पी ली। बाद में एक लड़की ने उसे उठाया। नशे की हालत में डोंगसू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी उस लड़की ने बताया कि बाहर पुलिस आई है। ये सुनती डोंगसू का नशा तुरंत उतर गया। उसके फोन में 14 मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। वो तुरंत बाहर निकला और तभी उसका जूनियर भी वहां पर आ गया। लेकिन डोंगसू उल्टा उसे ही धमकाने लग गया कि तू इतना लेट कैसे पहुंच गया। भाई साहब, डोंगसू तो अल्ट्रा लेवल का हरामखोर है। फिर उन्होंने अंदर जाकर क्राइम सीन देखा। कमरे की हालत काफी खराब थी। सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था और दीवारों पर खून के छींटे थे। होटल स्टाफ ने बताया कि वो काउंटर पर थी। तभी एक लड़की घबराई हुई उसके पास आई। उसने बताया कि 3 लड़के लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। जब उसने उन लड़कों को रोकने की कोशिश की तो वो उसके साथ भी बदतमीजी करने लगे। तभी होटल के मैनेजर ने लड़कों को गाली देकर और हाथ उठाकर उन्हें सबक सिखाना चाहा। जेजुन ने अपने साथी को शांत रहने को कहा और मैनेजर से उठकर माफी मांगी, लेकिन मैनेजर उसे भी गाली देने लगा। इससे गुस्से में आकर जेजुन ने
मैनेजर का सिर फोड़ दिया और उसके साथियों ने मैनेजर के हाथ काट दिए। बार का मालिक बहुत गुस्से में था और वो उन बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहता था। इधर पुलिस वाले जेजुन और उसके साथियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगे। एक फुटेज में डोंगसू भी नजर आ रहा था। ये देखकर उसका बॉस उसे सुनाने लगा कि कुछ तो शर्म कर लेता बुढ़ाऊ। लेकिन डोंगसू इस बात पर अड़ा हुआ था कि मैं वो नहीं हूँ, उसने मेरे जैसे कपड़े पहने हुए हैं, शायद उसने भी वहीं से खरीदा होगा जहाँ से मैंने कपड़े खरीदे थे। इसी सीसीटीवी फुटेज में उन्हें जेजुन भी दिखाई दिया, लेकिन फुटेज इतनी धुंधली थी कि वो उसका चेहरा नहीं देख पाए। फिर अगले दिन जेजुन ने फैसला किया कि वो सबसे पहले ईसू गैंग के जुआ घर पर कब्जा करेंगे। वो अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच गया। ईसू गैंग का लीडर पोपला भी अपने आदमियों के साथ वहीं पर आ गया। जेजुन के तेवर देख कर टकला थोड़ा डर गया। बाहर टकले के सारे आदमी पिट चुके थे। जेजुन ने टकले को चेतावनी देते हुए कहा कि मौत तेरे चारों तरफ घूम रही बेटा। टकले के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने वो जगह जेजुन के हवाले कर दी। इधर पुलिस वालों को वेनम गैंग के लीडर छंगे की लाश मिल गई। साथ ही कुछ सोर्सेज से उन्हें पता चला कि कोरो के बार पर हमला करने वाले लोग और वेनम गैंग के बॉस को मारने वाले लोग एक ही हैं। एक दिन डोंगसू और उसके साथी डिनर कर रहे थे, तभी डोंगसू की नजर पास बैठे कुछ चीनी लड़कों पर पड़ी। उसे शक हुआ कि यही जेजुन और उसके साथी होंगे। उसने बिना जल्दबाजी किए उन्हें पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन जेजुन को भी शक हो गया था, इसलिए वो उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। डोंगसू ने अपने जूनियर को उसके पीछे भेज दिया और दूसरे साथी को दरवाजा बंद करने के लिए कहा। वो लोग चीनियों को पकड़ने ही वाले थे कि तभी अंदर से जेजुन बाहर आया। उसने पुलिस वाले को बुरी तरह घायल कर दिया और अफरा तफरी में तीनों वहां से भाग निकले। उसी रात कोरो बार के मालिक ने वेनम गैंग के असिस्टेंट पार्क को उठवा लिया, क्योंकि पार्क अब जेजुन के लिए काम कर रहा था। पार्क को खूब टॉर्चर किया गया ताकि वो जेजुन का पता बता दे। आखिरकार पार्क भी जेजुन से तंग आ चुका था, इसलिए वो जेजुन को फंसाने के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ उसी रात डोंगसू एक रेस्टोरेंट में अकेला बैठा हुआ था। वहाँ काम करने वाले लड़के ने डोंगसू के हाथ पर चोट देखी और उसने उसकी चोट पर दवाई लगा दी। डोंगसू को ये देखकर अच्छा लगा कि कोई तो है जो उसकी फिक्र करता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला तो कोई था ही नहीं। अब अगले सीन में ईसू गैंग के लड़के जेजुन के जुआ घर पर हमला कर देते हैं, क्योंकि जेजुन ने ये जगह ईसू गैंग से छीनी थी। उन्होंने बड़ी चालाकी से जेजुन के आदमियों को घेर लिया, लेकिन तभी पुलिस वहां पर पहुंच गई। थोड़ी हाथापाई के बाद पुलिस वालों ने एक आदमी को पकड़ लिया। उसे पकड़कर थाने में ले जाया गया, जहां उसकी बहुत खातिरदारी की गई। फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। दूसरी तरफ जेजुन ईसू गैंग से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने अपना एक आदमी भेजा जो ईसू गैंग के बॉस की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी में गिफ्ट लेकर गया। वहाँ उसने फायर एक्सटिंग्विशर चलाकर सारी महिलाओं का मेकअप खराब कर दिया। इसी भगदड़ में जब सब लोग बाहर की ओर भाग रहे थे, तभी अंदर की तरफ एक आदमी दाखिल हुआ। ये आदमी जेजुन था, जो टकले से बदला लेने के लिए आया था। उसने एक एक करके टकले के सारे आदमियों को पीट डाला और फिर टकले की तरफ बढ़ा। उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी टकले ने उसका काफी देर तक मुकाबला किया। जेजुन ने कांच तोड़कर छलांग लगा दी और कार में बैठकर भागने लगा। तभी असिस्टेंट पार्क ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन जेजुन ने अपने घायल साथी की मदद से पार्क को मार डाला। डोंगसू और बाकी पुलिस वाले अभी भी जेजुन के बारे में जानकारी जुटा रहे थे। गैंगस्टर्स के बढ़ते आतंक को देखकर डोंगसू ने आम लोगों से मदद मांगी। शुरुआत में तो लोग तैयार नहीं हुए, लेकिन जब रेस्टोरेंट में काम करने वाले लड़के ने उन्हें मोटिवेशनल स्पीच दी तो वो मान गए। आम लोगों को गैंगस्टर्स की फोटो खींचकर पुलिस को भेजनी थी, ताकि पुलिस सभी गैंगस्टर्स को एक साथ पकड़ सके। लेकिन चीजें और ज्यादा बिगड़ गई। पुलिस ने जेजुन के एक साथी को चाइना भेजने का फैसला किया, क्योंकि वही अकेला था जो जेजुन के बारे में कुछ बता सकता था। लेकिन रास्ते में पुलिस वाले की जेब से ड्रग्स का एक पैकेट गिर गया, जिसने टकले का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पुलिस को अब ड्रग्स के लिए एक सप्लायर चाहिए था। टकले ने कहा, इस काम के लिए तो मेरी एक्सपर्टीज है। पुलिस ने ये गैर कानूनी काम के लिए टकले को छोड़ दिया, लेकिन तभी पता चलता है कि ये सब तो डोंगसू का प्लान था, ताकि टकले के जरिए वो जेजुन तक पहुंच सके। टकले ने ये सारी बातें अपने बॉस जेजुन को बताई। शुरुआत में जेजुन को यकीन नहीं हुआ, उसे लगा कि ये उसे फंसाने की चाल हो सकती है, लेकिन जब उसने ड्रग्स का सैंपल देखा तो वो टकले की बातों पर यकीन कर गया। अब अगले दिन जेजुन के साथी ने चाइनीज पुलिस को फोन करके मीटिंग की लोकेशन पूछी और वहां पहुंच गया। इसी बीच जेजुन और उसके साथी कोरो बार में उस बार के मालिक को मारने पहुंच गए। जेजुन के आदमी और बार के लोगों के बीच जोरदार लड़ाई हो गई। तभी जेजुन को बार का मालिक दिखाई दे गया और वो पूरी ताकत लगाकर उसका पीछा करने लगा। उसने चलती सड़क पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और थोड़ी देर बाद बार का मालिक पकड़ा गया। जेजुन ने उसे जान से मारने की पूरी कोशिश की। उसने उसका गला इतना ताकत से दबाया कि उसके शरीर का एक एक हिस्सा कांप उठा, लेकिन पब्लिक और पुलिस के डर से उसे बीच में ही वहां से भागना पड़ा। तभी दूसरी तरफ पुलिस ने टकले और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनका यह मिशन एक तरफ से नाकाम हो गया, क्योंकि जेजुन उन्हें नहीं मिला। तभी डोंगसू की ही टीम के एक साथी ने जेजुन को भागते हुए देख लिया। उसने फौरन उसका पीछा किया और लोकेशन पर पहुंचकर डोंगसू को खबर दे डाली। लेकिन जब तक डोंगसू वहां पर पहुंचता, जेजुन वहां से निकल चुका था। जेजुन एक ऐसे रेस्टोरेंट में जा पहुंचा जहां डोंगसू का अक्सर आना जाना रहता था। वहां से उसने उस खास बिजनेसमैन को फोन लगाया
जिसके साथ उसने डील की थी। उसने उसे बताया कि बार का मालिक मर चुका है, जबकि असल में वो मरा नहीं था। जेजुन ने उसे तुरंत पैसे भेजने के लिए कहा। जब वो डायरी में बिजनेसमैन का नंबर नोट कर रहा था तभी उसे कुछ फोटो दिखाई दिए। ये फोटो उन गैंगस्टर्स के थे जो आम लोगों ने पुलिस को फंसाने के लिए भेजे थे। इस बारे में जानने के बाद जेजुन ने उस बुजुर्ग आदमी और बच्चे को बहुत मारा। थोड़ी देर बाद डोंगसू वहाँ पर पहुंच गया क्योंकि वो बच्चा मार खाने से पहले उसी को फोन लगा रहा था। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि बुजुर्ग आदमी तो बुरी तरह घायल हो चुका है, लेकिन बच्चा अभी तक जिंदा था। डोंगसू ने तुरंत बच्चे के लिए एम्बुलेंस बुलाई। बच्चे ने एम्बुलेंस में जाने से पहले डोंगसू को बताया कि जेजुन चीन भाग रहा है। इसके बाद डोंगसू ने तुरंत उस बिजनेसमैन का नंबर निकलवाया और उससे कहा कि वो जेजुन को पैसे देने का नाटक करे ताकि जेजुन एयरपोर्ट पर आ जाए। बिजनेसमैन ने जेजुन को एक कार्ड दिया और कहा कि इसी कार्ड में तुम्हारे पैसे हैं। कार्ड लेते ही जेजुन एयरपोर्ट के लिए निकल गया, जहां डोंगसू पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। डोंगसू ने जेजुन को देखकर पूछ लिया कि तू साले टिश्यू पेपर से धोता है या फिर पानी से है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। डोंगसू ने जेजुन की जमकर धुलाई कर डाली। बीच बीच में डोंगसू भी थोड़ा बहुत पिट गया, लेकिन आखिर में उसने जेजुन का गेम ही बजा डाला और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।